नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सीरीज के तहत यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री हम लोग सारा प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। मिडिवल हिस्ट्री का 2013 से लेके 2017 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए हैं। आज हम लोग 2018, 19 और 20 के सभी प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें 2018 में, तो यहाँ पे 3 प्रश्न है। और जैसा कि पिछले वीडियो भी आप लोग देखे होंगे तो पता होगा कि मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कम आते हैं, सोर्स काफ़ी लेंदी है। लेकिन फिर भी आपको बेसिक सोर्स तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक सोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो उसको बना लेंगे। तो आपको आउट ऑफ अगर बेसिक सोर्स से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि रिसेंट न्यूज में रहे हैं, जो कि आपको अभी पहला क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी एक साल में रिसेंट आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में न्यूज में रहे हैं उसको आप जान लीजिए, बेसिक बुक आप पढ़ लीजिए। अगर उससे सॉल्व होता है तो ठीक, और नहीं सॉल्व होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सीरीज होने वाला है, मिडिवल हिस्ट्री का एक तरह से रिविजन हो जाएगा। इसीलिए जो यूपीएससी दे रहे हैं या इसके अलावा अदर भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, या कोई स्टेट लेवल का एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, या सेंट्रल एसएससी दे रहे हैं, या रेलवे दे रहे हैं, तो इस तरह के एग्जाम में भी आपको मिडिवल हिस्ट्री से कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। और वो आर्ट एंड कल्चर से ही संबंधित रहते हैं ज़्यादातर प्रश्न, या उसके प्रशासन से रहते हैं। इसीलिए कहा भी गया था कि अगर मध्यकालीन भारत को अगर पढ़ना है तो रिवीजन के लिए आप काफ़ी अगर डिटेल में पढ़ना है तो भक्ति आंदोलन पढ़ लीजिए, विजयनगर साम्राज्य पढ़ लीजिए, और फिर दिल्ली सल्तनत मुगल काल का प्रशासन सामाजिक स्थिति को पढ़ लीजिए कि प्रशासन की व्यवस्था क्या था, सामाजिक स्थिति क्या थी, और उसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी। अगर ये चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो मोटा मोटी आप जो क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बना पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं, और डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं, उसका थीम जो होता है रिपीट होता है। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, 2013 का ही पहला प्रश्न था त्यागराज के बारे में, और देखिए फिर से ये 2018 में आपको त्यागराज के बारे में फिर से ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न को बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको किसी करंट अफेयर आपको जानना पड़ेगा। करंट अफेयर में अगर आप नहीं जानिएगा तो इस तरह के प्रश्नों को आप नहीं बना पाइएगा। क्योंकि एक यहाँ पे भक्ति संत दिया गया है अन्नमाचार्य, वो 2017 में यहाँ पे करंट में थे, और इसीलिए ये 2000 करंट न्यूज में थे, और इसीलिए 2018 में ये प्रश्न आपको बना है। अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो बहुत आसानी से इसका सवाल बना सकते थे, नहीं जानिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 जो कि सेट ए में था, है ना, उसमें क्या दिया गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। अगर आप ये जानते कि अन्नमाचार्य जो है वो त्यागराज के समकालीन नहीं है, तो आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ जाता। अगर ए काट देते, सी काट देते और डी काट देते तो आंसर हो जाता बी। लेकिन क्यों आप इसको कहा जा रहा है कि क्यों इसको आप जानते हैं, क्योंकि 2017 में ये न्यूज में था। और अगर आपको ध्यान में आया होगा, या कहीं आप करंट अफेयर में पढ़े होंगे कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति इसको क्या करते थे, अपने स्पीच में ये बताए थे। लेकिन फिर वही बात है कि आप राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं, इतना याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ का ये जो प्रश्न था, अगर मानी चलिए कि जैसे करंट अफेयर का कोई मैगजीन होता है, अगर उसमें कवर किया गया तब तो आप इसको बना सकते थे। लेकिन अगर करंट अफेयर मैगजीन में ये नहीं आया होगा तो इसको बनाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए चूंकि आप त्यागराज के बारे में जानते हुए भी नहीं बना पाइएगा, क्योंकि त्यागराज जो है उसके बारे में हम लोग जब पिछला वीडियो देखे थे तो इतना तो हमको पता था कि वो कन्नड़ संगीत के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, और इनका काल जो है 1750 से लेकर 1850 के बीच है, जो कि संगीत के संदर्भ में विश्व का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन आप केवल जानिएगा कि फिर भी तुक्का लगा सकते हैं कि ठीक है, स्वर्ण युग कहा जा रहा है तो त्यागराज अनेक नए रागों का सृजन किए होंगे। ये दूसरा स्टेटमेंट आप सही मान भी लीजिएगा। तो देखिए, दो जो ऑप्शन है, बी में भी है, सी में भी डी है, तो केवल अगर दो सही आप जान रहे हैं तो इसका सही आंसर आप नहीं बना सकते थे। तो ठीक है, इसका सही आंसर अगर हम देखें तो बी है, यानी कि 2 और 4 जो है वो सही है। यानी कि अन्नमाचार्य जो है वो कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, और ये बात सही है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों एक दूसरे के समकालीन नहीं थे। क्यों नहीं थे, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है 1750 से 1850 का बात है, और आपको बोला गया था त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामाजी कृष्ण शास्त्री का नाम याद कीजिएगा। लेकिन इससे पूछा नहीं गया, आपका अन्नमाचार्य इससे पूछा गया, क्योंकि वो करंट पे न्यूज में थे।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मुत्तुस्वामी दीक्षितार या सामाजिक कृष्ण शास्त्री, इनका नाम भी आपको याद रहे, क्योंकि ये जो है पूरे विश्व का संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए, ये मुगल काल का जो वास्तुकला है उससे पूछा गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है या हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, यूपी के एरिया में जो भी आपका बना है उसमें ज्यादातर आपको लाल बलुआ पत्थर और कुछ में सफेद संगमरमर भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये कैसे जानिएगा कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बना था वो लाल बलुआ पत्थर से बना है या सफेद संगमरमर से? ये आपको किताब में पढ़ने को मिल भी जाएगा, लेकिन रिकॉल करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी एक तरह से टफ माना जा सकता है। और अगर इसका आंसर बताया जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग देखते हैं इसका सही मतलब आंसर जो है वो तो डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और यहाँ पे पूछा जा रहा है सही क्या है। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो आपका आंसर डी ही होगा। यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो अकबर के द्वारा आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में फतेहपुर सीकरी यहाँ पे स्थापित किया गया था, और यहाँ काफी भवन का यहाँ पे निर्माण हुआ था, जो कि 71 से 85 के बीच में किया गया था। इसमें जो भी भवन यहाँ पे बने वो लाल बलुआ पत्थर से यहाँ पे बनाए गए थे, और इसको बिना गारे से यहाँ पे जोड़ा गया था, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और उसी में से एक जो था वो बुलंद दरवाजा था। तो इसीलिए हम मान के चल सकते हैं, जब फतेहपुर सीकरी में अधिकांश जो है वो भवनों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, तो सफेद संगमरमर से नहीं होगा। और इस तरह से हम पहला स्टेटमेंट जो है वो काट लेते हैं। लेकिन जो दूसरा आपको पूछा गया है बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा, इसके बारे में आपको बेसिक सोर्स में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत बाद के काल में बना था। 1784 में आसफ उद्दौला के द्वारा ये बनाया गया था। लखनऊ में ही यह बना है। जो कोई रूमी दरवाजा है उसको तुर्किश गेट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। और दूसरा है यहाँ पे जो कि इमेज आपको दिख रहा होगा, नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा ही 1784 में बनाया गया था, ये बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि नीचे के इमेज में आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपको बेसिक बुक में नहीं मिलेगा, और ये बनाना भी बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाता तो इसको रिकॉल करना एग्जाम हॉल में थोड़ा मुश्किल तो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा था। ये प्रश्न भी अगर आप देखिएगा तो टफ की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे कौन यात्री क्या लिख के गया है ये जान पाना बहुत मुश्किल है। अगर एक लाइन में अगर एनसीईआरटी किताब कुछ लिखता भी है तो भी याद करना मुश्किल है, और यहाँ तो इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो देखिए, हीरा उरा का जो चर्चा है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो देखिएगा जॉन बैप्टिस्ट टेवेनियर जो है वो एक तरह से जौहरी थी, और जौहरी जो है आप गेस कर सकते हैं, अगर ये जौहरी है तो हीरे जवाहरात के बारे में चर्चा करेगा, और बर्नियर जो थे वो चिकित्सक थे। तो इस तरह से, और ये दो जो थे वो तो बहुत फेमस है भी नहीं, आपको ऐसे मिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी देखिए तो बर्नियर के बारे में पूरा डिटेल एक हेडिंग करके दिया गया है, और एक विशिष्ट चिकित्सक है। तो अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए, थोड़ा बहुत अगर आपको रिकॉल होता है तो इतना तो याद रहेगा कि बर्नियर में आप तो नहीं जाइएगा, तो ये आंसर तो आप काट ही दीजिएगा। अब बाकी बचा 3, तो 3 में से भी एक आना तो बहुत मुश्किल होता है गेस करना कि 3 में से कौन सही है। तो टेवेनियर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में आते जाइएगा तो पता चलेगा कि फ्रांसीसी का यहाँ पे जौहरी थे, जो कि यहाँ पे जिसका नाम था आपका जॉन बैप्टिस्ट टेवेनियर, और ये भारत आए थे और कम से कम 6 बार भारत यहाँ पे आए थे, और इसके यहाँ पे भारत में यात्रा भी किए थे। कुछ ऐसे भी यहाँ पे आपका यूरोपीय यात्री होंगे जो कि यहाँ आए और कभी वापस ही नहीं गए, जैसे कि यहाँ पे मनुकी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हो सकता है अगर ध्यान में है तो इस सवाल का जवाब आप बना सकते थे। आगे देखते हैं हम लोग 2019 का यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें जो है टोटल 6 प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है, और ये जो है दिल्ली प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पे बोला गया है कि राजस्व, दिल्ली के सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का प्रभार आमिल को जाता है या आमिल करते थे। दिल्ली सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा स्टेटमेंट है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो यहाँ अगर आप आंसर देखिएगा तो ये जो है आपका आंसर ए है, यानी पहला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। और ये चीज़ आपको बेसिक बुक में मिल जाएगा। और ये कैसे मिलेगा तो देख लीजिए, कोई भी बेसिक बुक आप देखिएगा तो वहाँ पे प्रशासन देखिएगा तो आप इक्ता व्यवस्था जो होता था, इक्ता का जो या दिल्ली सल्तनत में देखिएगा तो उसका जो हेड होता था मुफ्ती कहलाता था, और उसके बाद जिला जो वर्तमान है उसको वहाँ पे सिख बोलता था, और यहाँ का जो हेड होता था सिकदार होता था। फिर परगना का आमिल होता था, जो कि ये पूछा गया है, जो कि अभी अनुमंडल के तौर पे हम जान सकते हैं। और विलेज का जो होता था
था, मुकद्दम होता था या चौधरी होता था। तो ये चीज़ बेसिक बुक में कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इक्ता प्रणाली के बारे में दिया गया है। इक्ता प्रणाली जो है वो प्रांतीय शासन है और ये जो है दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको स्पष्ट तौर पर मिलेगा कि भूमि अनुदान की ये पद्धति कहा जाता था इक्ता प्रणाली। तो इस तरह से अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्ता प्रणाली जो है वो मुगलों या दिल्ली सल्तनत का स्थानीय या इन लोगों के द्वारा नया नया नहीं बनाया गया था, ये तुर्की में पहले से ही प्रचलित थे और इस तरह से अरबी शब्द से ही ये बना हुआ है। तो इसलिए ये जो है आपका ये नहीं कहिएगा कि ये दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ हुआ था, इसका प्रारंभ पहले से ही हो चुका था। आगे यहाँ पे मीर बख्शी के बारे में दिया जा रहा है। तो अगर आप मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपको शुरू से कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत हो या मुगल हो या मराठा हो, कम से कम इनका प्रशासन के बारे में आप पढ़ लीजिए, आर्थिक स्थिति क्या था और सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या रहा था, ये अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप बना सकते हैं। तो मीर बख्शी जो है यहाँ पे मुगल काल से संबंधित है। पहले यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में सेना के अधिकारी को मीर अर्ज कहा जाता था, मुगल काल में यहाँ पे मीर बख्शी हो गया। और यहाँ पे चूंकि बोला जा रहा है कि प्रश्न में दिल्ली सल्तनत यानी खलजी यहाँ पे क्या है, खलजी तो कहाँ पे आएगा, दिल्ली सल्तनत में, इसलिए ये स्टेटमेंट ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इक्ता प्रणाली प्राचीन देसी संस्था थी, ऐसा नहीं है। दिल्ली सल्तनत से पहले भी यहाँ पे आपका तुर्की जैसे या हम जो भारत है, भारत के अलावा भी ये प्रणाली विकसित था, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये मीर बख्शी जो है मुगल काल में अस्तित्व में आया, ना कि दिल्ली के सल्तनत खिलजी सल्तनत के काल में। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि मंदिर निर्माण शैली से है और यहाँ कल्याण मंडप है। अगर ये भी आप एनसीईआरटी अगर एक बार देखे होंगे तो ये जाने होंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसको जिसको बोला भी गया था कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, भक्ति आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, फिर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और मराठा का प्रशासन। तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट यहाँ पे फोटो के साथ दिया गया है कि कल्याण मंडप है, जो कि दैवीय विवाहों का आयोजन यहाँ पे प्रयुक्त होता है, यानी पूजा पाठ यहाँ पे किया जाता था धर्म के समय में। विजयनगर साम्राज्य में आप देखिएगा तो काफी यहाँ पे आपको भवन निर्माण से संबंधित या मंदिर वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी कि आपका कह सकते हैं वास्तुकला के दृष्टिकोण से ये काफी समृद्ध साम्राज्य रहा था, जो कि विजयनगर का अगर साम्राज्य हम्पी के बारे में आप पढ़े होंगे तो वहां पे जानते होंगे। तो इस तरह से आगे दिया गया है जो कि आपका यहाँ पे भक्ति आंदोलन से मिलता जुलता है, जो कि निम्बार्क जो है अकबर के समकालीन थे बोला जा रहा है। दूसरा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है वो चीज आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये बेसिक सोर्स से बन सकता था। क्योंकि आपको जब पिछला वीडियो बताया गया था तो उसमें बताया गया था निम्बाकाचार्य जान लीजिए, माधवाचार्य, क्योंकि वहां वल्लभाचार्य के बारे में पूछा गया था, पुष्टि मार्ग के बारे में। तो उस समय आपको यहाँ पे शंकराचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य इसके बारे में बताया गया था और बोला गया था थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि ये किस काल से संबंधित है, क्योंकि वहां पे भी आपको काल ही पूछा गया था। तो 1130 से लेके 1200 का ये काल है और यहाँ पे अकबर का है। तो अकबर तो यहाँ पे 1600 है ना 5 तक यहाँ पे शासन करेंगे, यानी 1500 लगभग मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 1556 से 1505 के आसपास यहाँ पे आप उसका शासनकाल देख सकते हैं। तो इस तरह से ये तो इसके समकालीन थे ही नहीं। अब दूसरा यहाँ स्टेटमेंट दिया है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। शेख अहमद सरहिंदी एक तरह से कट्टर, एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक नेता थे और ये जो है कहा जाता है हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पे धर्म युद्ध का यहाँ पे क्या किए थे, वो घोषणा किए थे। तो अगर ये इसके समकालीन भी अगर रहते, दोनों एक दूसरे के समकालीन भी रहते तो भी एक दूसरे से ये प्रभावित नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये धार्मिक सद्भावना को कबीर आगे बढ़ाना चाह रहे थे और ये धार्मिक कट्टरवाद को ये आगे लेके चल रहे थे। शेख अहमद सरहिंदी जो कि यहाँ पे दिया हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो है हिंदुओं के खिलाफ धर्म युद्ध की यहाँ पे घोषणा करते हैं। तो ये समकालीन भी होते तो एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, लेकिन ये तो एक दूसरे के समकालीन थे ही नहीं। एक ये है 1450 से 1510 कबीर के बारे में पिछला वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और शेख अहमद सरहिंदी जो है वो 1563 से लेकर 1624 है, यानी इनके बाद आपका आता है शेख अहमद सरहिंदी का काल। तो इसीलिए ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो गया था कि ये प्रभावित नहीं थे, यानी कबीर जो थे शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित नहीं थे। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो वहां पे पूछा गया था बीजक नामक ग्रंथ के बारे में पूछा गया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उस समय देखे थे कबीर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको याद होगा। आगे यहाँ पे देखे तो फिर से यहाँ प्रशासन के बारे में पूछा है, जागीरदार और जमींदार के बारे में। तो जागीरदार के पास यहाँ पे बोला जाता था न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार था, यानी कि अगर यहाँ पे आप कोई न्यायिक काम करते हैं या पुलिस का काम करते हैं तो उसके बदले आपको भूमि का आवंटन होता था। जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व गाही को छोड़कर अन्य कोई भी दायित्व का बाध्यता नहीं था। मतलब जमींदार जो थे केवल टैक्स को वसूलते थे और टैक्स वसूलने के अलावा और भी कोई काम, मतलब और कोई दूसरा काम करते ही नहीं थे।
दूसरा स्टेटमेंट है जागीरदारों को भूमि आवंटन वंशानुगत होता था। तो वंशानुगत होता था बोला था, जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। जमींदार वंशानुगत नहीं होता था, जागीरदार वंशानुगत होता था, और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये चीज भी आपको जब प्रशासन पढ़िएगा तो वो चीज आपको स्पष्ट तौर पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे जब आप बेसिक बुक पढ़िएगा तो वहां पे मनसबदारी व्यवस्था जो था मुगलों में काफी फेमस था, और इसी से संबंधित है आपका जागीरदारी व्यवस्था। मनसबदारी का 3 श्रेणी भी था, कभी टाइम मिलेगा तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, जिसमें जात और सवार का यहाँ पे तुलना करके बताया जाता है। जैसे कि अभी रैंकिंग होता है कि आईएएस हो गया तो डीसी हो गया, डीसी के नीचे और एसडीओ हो जाता है, एसडीओ के नीचे आपको बीडीओ हो जाता है। तो इस तरह से रैंकिंग आपको, जैसे कि अभी प्रशासनिक पदाधिकारी का था, उसी तरह से मान के चल सकते हैं उस समय मनसबदारों की यहाँ पे आपका एक तरह से कहिए हायरार्की आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको देखने को मिलता है जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था में क्या किया जाता था कि राजस्व जो है उसको देने के लिए, मतलब अगर किसी को पैसा देना है, वेतन देना है, तो वेतन के बदले यहाँ पे भू राजस्व आवंटन कर दिया जाता है। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप न्यायिक काम करते हैं या पुलिस से काम करते हैं तो उसके एवज में भूमि आवंटन दिया जाता था। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको वेतन देना है, आप कोई दूसरा भी काम किए, वेतन देना है, तो वेतन के बदले आपको भूमि दिया जाता था जागीरदारों को। तो इस तरह से जो भूमि मिलता था उसको जागीर कहते थे, और भूमि भूमि के जो अधिकारी होते थे या जिसको भूमि मिला है उसको हम लोग बोलते थे जागीरदार। तो इस तरह से यहाँ पे जागीरदार के बारे में दिया गया है। आगे आप पढ़िएगा तो यहाँ पे कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है स्थानांतरित करते थे। आप खुद समझिए कि मुगल शासक चाहते थे या कोई भी शासक चाहेगा कि एक व्यक्ति जो है एक जगह ना रहे, ताकि एक जगह रहेगा तो वो अपना नियंत्रण को क्या करेगा, बढ़ाते रहेगा, और इसीलिए अपना प्रभाव को ना बढ़ाए, इसीलिए उसको स्थानांतरित किया जाता था एक देश से दूसरे जगह। दूसरा चीज है वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि अगर बाप को मिला है तो बेटा को भी मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वेतन इसको वेतन के बदले यहाँ पे जागीर मिला था तो जब तक ये जिंदा रहेगा इसको वेतन मिलता रहेगा, ये देहांत हो जाएगा तो इसका बेटा को ये जमीन दिया नहीं जाएगा। तो वंशानुगत नहीं था। तो ये चीज को आपको याद रखना है, प्रशासन के संदर्भ में ये चीज पढ़ना है। जागीरदार में भी कई प्रकार के जागीर होते थे। जागीर ये तनख्वाह होता था, मसरूत जागीर होता था, इनाम जागीर होता था, वतन जागीर होता था। इनाम जागीर जो होता था वो किसके लिए दिया जाता था? पद और कार्य रहित जागीरदार, मतलब इनाम के तौर पे दिया जाता था। मसरूत में होता था सशस्त्र, मतलब आपको कुछ शर्त के साथ यहाँ पे जागीर दिया जाता था। जागीर ए तनख्वाह, तो यहाँ पे होता था वेतन के बदले। वतन जागीर होता था अपने क्षेत्र के जागीर के रूप में, जमींदार जो है स्वायत्त शासकों को अपने क्षेत्र के जागीर के रूप में दिए जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे जागीरदार के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक काफी आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इनमें से किस मुगल सम्राट के सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों पर जोर दिया? तो जहांगीर होगा। और जहांगीर ऐसे भी अपने काल का सबसे फेमस यहाँ पे एक तरह से कहिए पेंटिंग करता थे, और जो है चित्रकारी को यहाँ पे संरक्षण भी दिए थे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे ये व्यक्तिगत चित्र भी यहाँ पे आपको इनके काल में देखने को मिलेगा। इनके काल में अगर आप देखिएगा तो काफी महत्वपूर्ण चित्रकार इनके दरबार में थे, जैसे कि उस्ताद मंसूर हो गया, आगा रजा हो गया, अबुल हसन हो गया और मोहम्मद नादिर हो गया। उसके बाद मोहम्मद मुराद, ये सब जो है इनके दरबार के मुस्लिम चित्रकार थे। तो इस तरह से हिंदू चित्रकार में आप देखिएगा तो बिशन दास थे, मनोहर थे और गोवर्धन थे। तो चित्रकार को काफी या चित्र को काफी यहाँ संरक्षण प्रदान किया गया था जहांगीर के द्वारा। आगे हम देखते हैं मियां तानसेन के बारे में पूछा गया है कि कौन का कथन सही नहीं है। देखिए आपको ध्यान रखना है सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो सम्राट अकबर द्वारा इनको उपाधि दिया गया था तानसेन का, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ये जो है तानसेन जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा नहीं दिया गया था। अभी इसका जीवन देखते हैं तो पता चलेगा। बाकी 3 स्टेटमेंट, जब पहला स्टेटमेंट गलत है तो 3 स्टेटमेंट सही होगा। यानी तानसेन हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी, सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, ये भी सही है। तानसेन अनेक रागों की मौलिक रचना था, ये भी अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी हम लोग जानते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा संगीत के बारे में, चूंकि तानसेन के बारे में दिया है। तो तानसेन के बारे में अगर हम देखें मुगल काल के बारे में, तो भक्ति आंदोलन का काफी प्रभाव रहा था उत्तर भारत में मुगल काल में। और यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था स्वामी हरिदास, जो कि वृंदावन से थे। और ये जो है इनके काल में संगीत को खूब बढ़ावा देखने को मिलता है। और इसके काल में ये कहा भी गया था कि ध्रुपद स्टाइल को ये आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ ये जो है हरिदासी स्टाइल जो है इसको भी एक तरह से फाउंडर या एक तरह से निर्माणकर्ता के रूप में इनको देखा जाता है। दूसरा चीज है यहाँ पे ये जो भक्ति रचना करते थे वो किससे संबंधित था? तो कृष्ण और राधा से संबंधित। जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है कि कौन किसके प्रति गीत लिखते थे, ये सब भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा चीज है यहाँ पे स्वामी हरिदास जो है वो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। और तानसेन जो है बाद में आपको देखने को मिलेगा कि स्वामी हरिदास को अपना गुरु बनाते हैं, यानी तानसेन शिष्य और स्वामी हरिदास जो थे उनके गुरु थे। और इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तानसेन के बारे में तो कई यहाँ पे रचना या उसका फाउंडर था तो मियाँ मल्हार हो गया, मियाँ तोड़ी हो गया, और दरबारी जैसे कुछ गानों के जन्मदाता भी तानसेन थे। अगर तानसेन के बारे में उसका थोड़ा बेसिक यहाँ पे अगर हम देखें कि उनका
व्यक्तिगत जानकारी के बारे में देखें तो यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी के तौर पे हम देखते हैं तो जो उनका जन्म का नाम था वो रामतनु पांडे था, और ये भी कई एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो रामतनु पांडे जो था वो उनका बचपन का नाम था, और इनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था, और ये जो है आगरा, चूंकि मुगल दरबार में आ जाते हैं, इनका देहांत जो होता है वो आगरा में होता है। आगे यहाँ पे अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये जो है शुरुआत में अकबर के दरबार में नहीं थे, ये जो है आपका रीवा के राजा जो थे रामचंद्र सिंह जो थे उनके दरबार में थे, और जो उपाधि इनको एक तरह से तानसेन दिया गया वो राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा ही दिया गया था, तानसेन का। तो अकबर के दरबार में ये जाते हैं, और उसके बाद ये जो है कहा जाता है कि जबरदस्ती जो है रामचंद्र सिंह जो है उसको अकबर के दरबार में भेजे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि वहां पे जाइएगा तो वहां पे आपको एक बड़ा ही मतलब एक विस्तार आपको मिलेगा, या आपको ऑडियंस जो है वो काफी बड़ा मिलेगा। तो इस तरह से अकबर का, क्योंकि उस समय महान राजा थे ना, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर राजा रामचंद्र सिंह के पास रहते तो उसको एक छोटा ऑडियंस मिलता, लेकिन मुगल दरबार में जाएंगे तो उसको ऑडियंस बड़ा मिलेगा, उसका नाम जो है वो फेमस होगा, इसीलिए उसको वहां पे अकबर के दरबार में भेज दिया जाता है। जो कि पेंटिंग में भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो अकबर है वो तानसेन है, और तानसेन को देख रहे हैं पीछे से, और जो तानसेन है वो स्वामी हरिदास जो है उससे यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगला साल का जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। तो अगला साल का 2020 का यहाँ पे प्रश्न है। 2020 में 3 प्रश्न है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि अगर आप जो है अगर घटनाओं को या राजाओं के काल को अगर याद नहीं कर पाते हैं सीक्वेंस में, तो आपको ये प्रश्न बनाना मुश्किल होगा। जैसे यहाँ दिया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई, प्रांतक प्रथम चोल सत्ता की स्थापना हुई, गोपाल द्वारा पाल वंश का स्थापना। इसका सीक्वेंस आपको बताने के बोल रहा है, और इसका सीक्वेंस जो है वो 2, 4, 1 और 3 है। यानी सबसे पहला अगर हम देखें तो महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव सत्ता की स्थापना करते हैं। दूसरा है ना, यहाँ पे अगर काल देखें तो गोपाल जो है वो राजवंश का, पाल वंश का स्थापना करता है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो राजा भोज जो है प्रतिहारों का उदय होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है, यानी सबसे अंतिम में जो होता है प्रांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना किया जाता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप टाइमलाइन अगर नहीं देखिएगा तो बना पाना मुश्किल है, तो इसको टाइमलाइन को आप देख सकते हैं। आगे दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है उसको बताइए। औरंग जो है राजकोष प्रभावी था, ये गलत है। ये आपको बेसिक बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है अगर कहीं पे अगर इधर उधर अगर पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा। बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट था, ये सही है। मीरा सीदार जो है राज्य द्वारा नामित राजस्व दाता था, अगर ये स्टेटमेंट भी देखें तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये एनसीईआरटी में आपको क्लास 8 में देखने को मिलेगा कि औरंग जो है वो पर्शियन टर्म में वेयर हाउस को बोलता था, जहां पे वो अपने सामान को यहाँ पे रखते थे। बाकी 2 स्टेटमेंट तो आपका सही है। तो औरंग जो है वो राजकोष प्रभारी नहीं था, बल्कि वहां सामान जो रखने के लिए वेयर हाउस बनाता था उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन फिर भी उतना याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कुलवाप और द्रोणवाप क्या है, तो ये जो है वो भूमि माप से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। अगर आप लोगों जो है ये जो है उपिंदर सिंह का अगर किताब पढ़े हैं और वहां से अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहां पे ही ये मिलेगा, बाकी किताब में थोड़ा मिलना मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे जो भू राजस्व या भूमि का जो माप करना है उसका सबसे छोटा इकाई था गुप्त काल में अंगुल था। अंगुल किसके बराबर था? 3/4 इंच है, जो कि सबसे छोटा माप है। हाथ में 18 इंच होता था। आड़वाप में आपका 3/8 से लेके 1/2 एकड़ यानी आधा एकड़ था। द्रोणवाप जो था, जो कि पूछा भी गया है आपको यहाँ पे, आधा एकड़ से 2 एकड़ था। कुलवाप जो है 12 से 16 एकड़ था, और पाटक जो है वो 60 से 80 एकड़ के बीच का था। तो ये गुप्त काल का है। ये भी अगर आप जनरल बुक पढ़ रहे होंगे तो ये चीज आपको नहीं मिलेगा जब तक आप जो है उपिंदर सिंह का किताब अगर आप नहीं पढ़िएगा। और वहां से अगर हो सकता है कोई और भी किताब आपको देखने को मिल जाए, लेकिन हमको उपिंदर सिंह का किताब में मिला था। एनसीईआरटी में ये चीज का डिस्कशन नहीं किया गया है। तो इस तरह से 2020 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग 2021 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से मुगल काल का ये अंतिम वीडियो होगा। फिर से हम लोग मॉडर्न की हिस्ट्री की ओर हम लोग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।